हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल फार्मा साइन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट KVE 301 के बारे में, जिसको हम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स भी कहते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने इसका सेक्शन ए सॉल्व किया था 2019-20 का पेपर ह्यूमन वैल्यूज़ का। आज हम लोग सेक्शन बी देखेंगे। अगर आप लोग ने सेक्शन ए वाला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। सेक्शन बी है जो लॉन्ग आंसर है। सेक्शन बी में जो है मेनली 5 क्वेश्चन है, जिसमें से 3 क्वेश्चन हमको करना है और तीनों जो है 10-10 नंबर के, यानी इस सेक्शन से हमको 30 नंबर का क्वेश्चन मिलता है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ब्रीफली एक्सप्लेन द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी 3 ऑर्डर ऑफ नेचर। मतलब जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स या इसको हम कह सकते हैं प्राकृतिक विशेषताएं हैं, उससे हमारा क्या मतलब है, हमें उसको एक्सप्लेन करना है। किसी 3 ऑर्डर्स में, किसी 3 क्रम में इसको एक्सप्लेन करना है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये प्राकृतिक विशेषताएं नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है। नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो कॉल्ड स्वभाव, इसको हम स्वभाव भी कहते हैं। व्हेन वी लुक एट द डिफरेंट ऑर्डर्स इन नेचर, जब हम किसी मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के क्रम प्राकृतिक क्रम में देखते हैं, वी फाइंड दैट ईच ऑर्डर हैज़ ए सर्टेन वैल्यू। मतलब सभी क्रमांक का या सभी क्रमों का अपना अलग अलग वैल्यू होता है। इन ए फंडामेंटल वे, मतलब एक मौलिक तरह से हम कह सकते हैं, दिस इज द यूजफुलनेस एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑर्डर इन एक्सिस्टेंस। द वैल्यू और प्रेसिपिटेशन इज आल्सो रेफर टू एज ए नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इसे ही हम प्राकृतिक विशेषताएं कहते हैं। ऑल द फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट आर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट, आइदर लिविंग और नॉन लिविंग, टर्म्ड एज नेचर। देयर इज ए 4 ऑर्डर्स ऑफ नेचर। तो इसमें जैसे ही क्वेश्चन पूछा था कि 3 ऑर्डर ऑफ नेचर में हमको इसको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें मेनली जो ऑर्डर्स ऑफ नेचर पाए जाते हैं 4 प्रकार के होते हैं। जैसे मटेरियल ऑर्डर, इसको हम कह सकते हैं कि ये मटेरियल ऑर्डर को मतलब इसमें सोइल, वाटर एंड मेटल्स आदि आते हैं। एंड प्राणिक ऑर्डर हो गया, तीसरा हो गया एनिमल ऑर्डर एंड चौथा हो गया ह्यूमन ऑर्डर। तो 3 ऑर्डर में हमको लिखना है, इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। नेचुरल एक्सेप्टेंस को, मतलब नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो इसमें जो पहला ऑर्डर है मटेरियल ऑर्डर, इसको हम लोग देखते हैं क्या होता है। मटेरियल ऑर्डर में क्या होता है कि इसमें जो थिंग्स होती हैं, सॉइल, वाटर, मेटल्स आदि पाए जाते हैं। इसकी जो क्रियाविधि, क्रियाकलाप, एक्टिविटी होती है कंपोजिशन एंड डीकम्पोजिशन का होता है। तो कंपोजिशन का मतलब यहाँ पर क्या है, संचयन। डीकम्पोजिशन का मतलब अपघटन, मतलब जो संचयन और अपघटन की क्रिया होती है, दोनों इसमें पाई जाती है। नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या होते हैं, कंपोजिशन, डीकम्पोजिशन। प्राणिक ऑर्डर में क्या होता है, प्राणिक ऑर्डर में प्लांट्स एंड ट्री पाए जाते हैं, जो पेड़ पौधे हैं वो हम लोग के पाए जाएंगे। और इसमें जो एक्टिविटी होती है कंपोजिशन, डीकम्पोजिशन प्लस रेस्पायरेशन, क्योंकि पौधों में जीवन होता है तो ये भी मतलब सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं पेड़ पौधे। तो इसमें कंपोजिशन, डीकम्पोजिशन प्लस रेस्पायरेशन भी होता है। और इसका नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी कंपोजिशन, डीकम्पोजिशन एंड नेचर वर्सन हो जाता है। तो मटेरियल ऑर्डर, प्राणिक ऑर्डर हो गया। अगला हम लोग देखते हैं। अगला है एनिमल ऑर्डर। एनिमल ऑर्डर में क्या होता है, एनिमल्स एंड बर्ड्स पाए जाते हैं इसमें कौन सी एक्टिविटी होती है, कंपोजिशन होता है, डीकम्पोजिशन होता है, रेस्पायरेशन होता है इन बॉडी में, एंड सिलेक्शन इन आई। मतलब इसमें फिजिकल फैसिलिटीज़ की ज़्यादा आवश्यकता होती है। जैसे अगर एनिमल हैं, जानवर हैं, पेड़, मतलब जैसे भैंस, गाय हो गई, इसमें क्या होगा, कंपोजिशन, डीकम्पोजिशन होगा ही, साथ में रेस्पायरेशन भी होगा, क्योंकि सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे इन द बॉडी, मतलब शरीर में। एंड उसमें क्या होगा, अपने लिए, सेल्फ, खुद के लिए उसमें होता है, जिसमें थॉट्स या अदर चीज़ें नहीं होती हैं। उसमें केवल फिजिकल फैसिलिटीज़ या फिजिकल से रिलेटेड नेसेसरी चीज़ें होती हैं, जैसे भोजन हो गया, पानी हो गया और ये सब हो गया। तो इसमें जो एक्टिविटी है उसे हम देखते हैं। और नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या है, कंपोजिशन है, डीकम्पोजिशन है इन द बॉडी, एंड नॉन क्रूअल्टी एंड क्रूअल्टी इन आई। मतलब खुद में उसमें कुछ समझ होती है, जैसे क्रूअल्टी, अगर किसी को दौड़ा लिए, मार दिए, ये सब का मतलब उसमें भी एक इमोशंस होते हैं थोड़े बहुत। इस प्रकार से इसका नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है। अगला ह्यूमन ऑर्डर में हम लोग देखते हैं। ह्यूमन ऑर्डर में कौन कौन क्या क्या होते हैं,
कौन पाए जाते हैं, तो इसमें ह्यूमन बींग्स होते हैं। इसमें एक्टिविटी क्या होती है, कंपोजिशन होती है, डीकम्पोजिशन होती है इन द बॉडी, सिलेक्शन, थॉट, डिज़ायर। इसमें ह्यूमन बॉडी में सिलेक्शन होता है, अपने थॉट्स होते हैं अलग, डिज़ायर होती हैं उनके, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मतलब आई भी होता है, उसमें एक मेंटली भी उसमें स्ट्रांग होते हैं ये। तो इसमें नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, कंपोजिशन, डीकम्पोजिशन होता है, नर्चर होता है मतलब पालन पोषण होता है इन द बॉडी, एंड ब्रेवरी, रिजर्वेंस एंड जेनरोसिटी होता है इन आई। तो अगर इसको हम लोग और 10 नंबर का क्वेश्चन है जो कि, तो हम लोगों ने देखा इसको कि इसमें जो है मेनली पहले हो गया नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि क्या होता है, और इसमें जो इसमें बताया है कि 3 ऑर्डर में इसको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें मैंने 4 ऑर्डर में शॉर्ट में बता दिया, जैसे मटेरियल ऑर्डर हो गया, प्राणिक ऑर्डर हो गया, एनिमल ऑर्डर हो गया, ह्यूमन ऑर्डर हो गया। अगर इसको और भी ब्रीफ में लिखना है तो क्या करना है, इसी को अपनी लाइन में से पहले मटेरियल ऑर्डर हेडिंग डाल दिए, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है इसको लिख दिया, उसकी एक्टिविटी कैसी होती है, उसमें नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो सेम चीज़ें इसको थोड़ा मॉडिफाई करके हमको 3 4 लाइन में लिख देना है, तो इससे और ज़्यादा हम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाई डिफरेंशिएशन इन रिलेशनशिप, व्हाट आर द इशू ऑन विच डिफरेंसेस इन रिलेशनशिप इज प्रिवेंट इन द सोसाइटी। तो इसमें क्या बताना है, मेनली हमें रिलेशनशिप में जो है डिफरेंस बताना है, डिफरेंशिएट करना है रिलेशनशिप को, और कौन से ऐसे इशू हैं जिससे रिलेशनशिप में डिफरेंशिएशन होता है, ऐसे हम रोक सकते हैं अपने समाज में, सोसाइटी में। तो यूनिट 3 का क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसमें 3 4 क्वेश्चन बन सकता है। इसमें ये भी हो सकता है, हाउ डू we differentiate in relationship on the basis of body, physical facilities or beliefs, that problem to face because of such differentiation. How have we differentiated people on the basis of body and beliefs? What is the meaning of respect? How do we respect others due to lack of right understanding of feeling? How do we come to differentiate between human being on the basis of body? Explain what is consequence. मतलब क्या है कि इसमें हम 3 4 क्वेश्चन बन सकता है, किसी भी अगर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसमें आंसर आप लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है, मेनली रेस्पेक्ट मीन्स एक्सेप्टिंग इंडिविजुअली एंड डूइंग राइट इवेल्युएशन। आवर बेसिस ऑफ फॉर रेस्पेक्ट टुडे इज लार्जली क्वाइट contrary to our discussion above. Instead of respect being a basis of similarity or one of right evaluation, we have made it into something on the basis of which is differentiate. जैसे कि क्या हो गया, by respecting you mean you are doing something special. मतलब अगर हम आपका रेस्पेक्ट करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप कुछ स्पेशल कर रहे हैं, हमारे लिए अलग कर रहे हैं, और have something special or are in same special position. Thus all of us are running around seeking respect from one another by trying to become something special. अगर हम किसी को सम्मान देते हैं तो हमें सम्मान मिलता है, इसका मेन कहने का मतलब ये है। इसमें क्या है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, टुडे वी आर डिफरेंशिएटिंग इन द नेम ऑफ रेस्पेक्ट, वी आर द डिफरेंशिएट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल्थ एंड पोजिशनर्स, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिलीव्स। मतलब हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं लोगों को उनके शारीरिक आधार पर, उनके धन के आधार पर, उनके पोजीशन के आधार पर, उनके सोच के आधार पर। देयर इज नो नोशंस ऑफ रेस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ इवेल्युएशन, दस देयर इज नो रियल फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप, ओनली वन डिफरेंशिएशन। मतलब क्या होता है, इसमें जो रियल फीलिंग होती है रिलेशनशिप में वो नहीं होती है, केवल क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। इसको हम लोग आगे ब्रीफ में देखते हैं। तो इसमें देखते हैं व्हाट आर द इशू ऑन विच डिफरेंशिएशन इन रिलेशनशिप इज प्रेजेंट इन द सोसाइटी। कौन कौन से इशू हो सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, डिफरेंशिएशन या डिसरिस्पेक्ट। इसमें कौन कौन से इशू, तो बॉडी हो सकते हैं, फिजिकल फैसिलिटीज, बिलीव्स, किसके आधार पर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसके बारे में बताया गया है। तो इस चार्ट से हम लोग समझ सकते हैं कि डिफरेंसेस किस किस बेसिस पे होते हैं। तो इसमें बॉडी हो गया, फिजिकल फैसिलिटीज़ हो गया, बिलीव्स हो गया। बॉडी में क्या हो गया, जेंडर, एज, रेस, फिजिकल स्ट्रेंथ, एंड फिजिकल फैसिलिटी में वेल्थ हो गया, पोस्ट हो गया, एंड बिलीव्स में क्या हो गया, इज्म एंड सीड्स। तो इस बेसिस पे हमारा जो है, जो फिजिकल फैसिलिटीज़, मतलब इसमें जो रिलेशनशिप होता है इसमें डिफरेंसेस होता है, जिसमें हम रिलेशनशिप में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो मेन इश्यू इसमें है जो डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन सेक्स और जेंडर। इसमें तो इसमें क्या हो गया, इशू ऑफ वुमेन इज राइट एंड वुमेन प्रोटेस्टिंग एंड डिमांडिंग फॉर इक्वलिटी इन एजुकेशन, इन जॉब्स एंड पीपुल्स
रिप्रेजेंटेशन, पीपल आर इनसिक्योर एंड अफ्रेड ऑफ वन अनदर बेस्ड ऑन दियर जेंडर। मतलब क्या है, इसमें जो महिलाओं की राइट्स की बात है, उनके अधिकारों की बात है, तो जो वुमेन्स हैं प्रोटेस्ट करती हैं या अपनी मांग करती हैं इक्वलिटी के लिए, जैसे कि इसमें एजुकेशन में हो गया या रिप्रेजेंटेशन में हो गया, जॉब्स में हो गया। तो इससे क्या होता है कि जो लोग हैं अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर सकते हैं और डर जाते हैं कि उनसे आगे निकल जाएगी। तो इस प्रकार से डिफरेंशिएशन हो जाता है इसमें रिलेशनशिप में। तो बेस्ड ऑन सेक्स जेंडर हो गया। बेस्ड ऑन रेस, इसमें देखते हैं डिफरेंशिएशन कैसे होता है। देर आर मेनी मूवमेंट्स एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट racial discrimination and demands for equality. Racial attacks, movement against caste discrimination has people living in fear of such a racism or racist attack and casteism and डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या होता है कि अलग अलग कास्ट में रेस होती है, आगे बढ़ने की होड़ लगी होती है, तो उस पर उसके कारण भी हम लोग का मतलब डिफरेंशिएशन हो जाता है रिलेशनशिप में। जैसे इसमें अगेंस्ट कास्ट हो गया, जैसे लोग डर जाते हैं और उस पर डिफरेंशिएट पैदा करते हैं, उसमें भेदभाव करते हैं रिलेशनशिप में। डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन एज, एज के अकॉर्डिंग कैसे डिफरेंशिएशन होता है, कैसे भेदभाव होता है। प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट डिमांडिंग फॉर इक्वल राइट्स एंड चिल्ड्रन ऑन द वन हैंड एंड फॉर राइट्स फॉर एल्डरली पीपल ऑन द अदर जनरेशन गैप। डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन द वेल्थ कैसे होता है। क्लास स्ट्रगल एंड मूवमेंट टू डू अवे with class differentiation, many people suffering from a lack of self esteem and some even committing suicide। मतलब धन के आधार पर सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन होता है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जो है उनके पास धन की कमी होती है और वो थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं और उसके बाद वो सुसाइड जैसे मतलब आत्महत्या तक उनकी नौबत आ जाती है। तो इस प्रकार से सोच ज़्यादा लेते हैं, जिसमें कि उनके हिसाब से माइंड में उनके बैठ जाता है बात और डिफरेंस पैदा होता है, रिलेशनशिप उनकी सही नहीं हो पाती है। इसमें डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन पोस्ट पे ऐसे हो गया, इसमें से हो गया, सेक्स से हो गया। तो आप लोग इसमें इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं, आप खुद भी अपने आप से लिख सकते हैं। ये एक आइडिया हो गया कि इस प्रकार से हमको लिखना रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ विल यू कैरेक्टराइज द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी डिस्कस इन द लाइट ऑफ कंप्रहेंसिव ह्यूमन गोल। मतलब हमें कैसे जैसे समाज के विकास को कैसे हमको कैरेक्टराइज करना है, कैसे बांटना है, डिस्कस इन द लाइट ऑफ ह्यूमन गोल के हिसाब से हमको समझाना है। इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे राइट द प्रोग्राम टू अटेन कम्प्रहेंसिव ह्यूमन गोल, गिव एग्जांपल ऑल्सो। तो कम्प्रहेंसिव ह्यूमन गोल का अर्थ क्या होता है, व्यापक मानवीय लक्ष्य क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। इसको और भी क्वेश्चन बना सकते हैं इसमें, जैसे व्हाट आर द 5 डायमेंशन ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल इन सोसाइटी कंडक्टिव टू मानवीय व्यवस्था। what are the 5 dimensions of human individual, how are they helpful in achieving the comprehensive human goal। तो इसमें क्या है कि जो व्यापक मानवीय लक्ष्य हैं, इसमें मेन क्वेश्चन में यही पूछा गया है, हाउ विल यू कैरेक्टराइज डेवलपमेंट ऑफ ए सोसाइटी। मतलब जो सोसाइटी के डेवलपमेंट को कैसे हमें कैरेक्टराइज करना है, एंड डिस्कस इन द लाइट ऑफ कम्प्रहेंसिव ह्यूमन गोल। तो इसके आंसर में हम लोग देखते हैं कंप्रहेंसिव ह्यूमन गोल क्या होता है। कंप्रहेंसिव ह्यूमन गोल्स आर राइट अंडरस्टैंडिंग, प्रॉस्पेरिटी, फियरलेसनेस एंड कोएग्जिस्टेंस प्रोग्राम नीडेड टू अचीविंग द कंप्रहेंसिव ह्यूमन गोल्स आर। मतलब इनमें जो प्रोग्राम्स होते हैं कंप्रहेंसिव ह्यूमन गोल या व्यापक मानवीय लक्ष्य को प्राप्त करने के जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि अपनी सोसाइटी को डेवलप कर सकते हैं। तो इसमें दोनों क्वेश्चन का एक सेम आंसर हो जाता है, क्योंकि इसमें कंप्रहेंसिव ह्यूमन गोल के माध्यम से हमको इसको डिस्क्राइब करना है और जो डेवलपमेंट है कैसे कैरेक्टराइज होगा, तो कैसे होगा, जैसे हमें जिस प्रोग्राम की आवश्यकता होगी, जो मानवीय व्यापक लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए, उसी के द्वारा हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट होगी। तो उसको हम लोग इसी आंसर में देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, जस्टिस हो गया, प्रोडक्शन हो गया, इन सब के द्वारा ही हमारी सोसाइटी का विकास होगा। जैसे ये सब अच्छी रहेगी तो हमारी सोसाइटी का विकास अच्छा होगा। तो एजुकेशन का मतलब क्या होता है, राइट लिविंग, शिक्षा और संस्कार। हेल्थ का क्या मतलब होता है, सेल्फ रेगुलेशन, स्वास्थ्य, संयम। जस्टिस का क्या मतलब है, प्रिजर्वेशन, न्याय या सुरक्षा। एंड प्रोडक्शन का मतलब है वर्क, उत्पादन एंड क्रिया। और इसमें एक और है जो एक्सचेंज मतलब स्टोरेज, विनिमय, कोष।
तो इस प्रकार से इसमें डिस्कस कर सकते हैं हम लोग जो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी है। तो सबसे पहला है जो एजुकेशन का मतलब क्या होता है, राइट लिविंग। एजुकेशन रेफर टू अंडरस्टैंडिंग हार्मोनी एट ऑल 4 लेवल्स लिविंग, वाइल राइट लिविंग रेफर टू कमिटमेंट एंड प्रिपेयर्डनेस टू लिव इन। अगला है हेल्थ में सेल्फ रेगुलेशन हो गया। संयम रेफर्स टू द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नर्चरिंग, प्रोटेक्टिंग एंड राइटली यूटिलाइजिंग द बॉडी व्हेन द बॉडी इज फिट टू एक्ट अकॉर्डिंगली द नीड ऑफ द सेल्फ एंड देयर इज अ हार्मोनी अमंग द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इट इज रिफर्ड टू द हेल्थ एंड स्वास्थ्य। अगला हो गया जस्टिस में प्रिजर्वेशन। जस्टिस न्याय क्या होता है इन द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जस्टिस क्या रोल होता है, एक्सचेंज या स्टोरेज का क्या रोल होता है, इन सब के द्वारा हम जान सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ने ये सेक्शन बी का तीनों क्वेश्चन देख लिया। एक आइडिया मिल गया हमको कैसे क्वेश्चन लिखना है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे लिखना रहता है। तो सेक्शन ए पहले ही देख चुके थे हम लोग, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सेक्शन बी यहाँ पे समाप्त होता है। पार्ट 3 में हम लोग सेक्शन सी देखेंगे। इस प्रकार से हम लोग का 2019 का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन